हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन SST जेनिक्स क्लास। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा किस तरह से फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन होता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, फिर रॉब्सपियर का रेन ऑफ टेरर आता है और उसके बाद वहां पर आ जाता है डायरेक्टरी रूल। इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पर सोसाइटी के एक सेक्शन वुमेन के लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। वुमेन ने बढ़ चढ़कर इस पूरे रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया और वो इस उम्मीद के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन से पहले वुमेन की कंडीशन कैसे थी। ज्यादातर वुमेन, स्पेशली थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी, वो अनपढ़ थी, मतलब उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी और वो घर की मदद के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर लेते थे, जैसे लॉन्ड्रीज के अंदर काम करना, फ्लावर सेलिंग, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में वर्क करना या डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करना। ये कुछ काम थे जिसे वो कर सकती थी। हालांकि थर्ड स्टेट के जो रिच फैमिलीज थी उसमें वुमेन पढ़ने जा सकती थी और शादी का जिम्मा फैमिली के ऊपर थी, वो उनके लिए अरेंज मैरिज करते थे। जो कामकाजी महिलाएं थी वो बाहर के काम के अलावा घर में खाना बनाना, वाटर लेके आना या ब्रेड के लिए लाइन पर लगना और बच्चे पालना, ये अतिरिक्त काम होते थे उनके लिए। Their wages were lower than those of men। अपनी बात को रखने के लिए काफी सारे पॉलिटिकल क्लब बना लिए थे। वो न्यूज़पेपर में जो है अपनी बातें दे रही थी और इन्हीं पॉलिटिकल क्लब में 60 वुमेन्स क्लब काफी फेमस हुआ है और इसी तरह की 60 वुमेन क्लब फ्रांस के डिफरेंट सिटीज में बनाए गए। इन सब का ज्यादा कोई खास फर्क उनकी लाइफ पर नहीं पड़ा। अब बात करते हैं कि जब रिवॉल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ये जो रिवॉल्यूशन था एक्चुअली वो वुमेन के लिए काफी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि सारी वुमेन पैसिव सिटीजन में इंक्लूड कर दी गई। पैसिव सिटीजन मींस जिनको वोट डालने का कोई राइट नहीं था, तो इस तरह से वो किसी भी पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। सरकार ने कुछ स्कूल खोले थे और उसमें वुमेन के लिए एजुकेशन कंपलसरी था। ये कुछ चेंजेस हुए हैं। मैरिज को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया और जिसमें वुमेन को राइट मिले। वुमेन ने रिवॉल्यूशन में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेशन किया था। रेन ऑफ टेरर के दौरान उनके जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उन सबको बैन कर दिया गया और काफी सारी महिलाएं या उनके जो लीडर थे उनको पकड़कर गुलेटिन किया गया। वुमेन का स्ट्रगल चलता रहा और फाइनली 1946, जरा ध्यान दीजिए, 1946 माने का इंडिया की इंडिपेंडेंस मिलने से एक साल पहले, तब जाकर वुमेन को वोट डालने का राइट मिल पाया। जहां ये रिवॉल्यूशन वुमेन के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर नहीं आया, पर वर्ल्ड के लोगों ने इस रिवॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखा। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, रेन ऑफ टेरर हो या डायरेक्टरी का रूल हो या उसके बाद नेपोलियन का डिक्टेटरशिप हो, इस दौरान 3 बेसिक प्रिंसिपल वो हमेशा बने रहे। वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी। और मैक्सिमम वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं इन्होंने भी इसी बेसिक वैल्यूज को ज्यादा फोकस किया। रिवॉल्यूशनरी के दौरान सबसे जो अच्छा वर्क हुआ वो रेन ऑफ टेरर के दौरान स्लेवरी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। हालांकि बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे री इंट्रोड्यूस किया, पर 1848 में कंप्लीटली स्लेवरी एबॉलिश की गई। इस रिवॉल्यूशन के बाद जो मोनार्क का आर्बिट्री और डिस्पोटिक रूल था, मींस अत्याचारी जो रूल था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इस रिवॉल्यूशन के कारण एक नया प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ कि पावर का सारा सोर्स पीपल है, मींस पब्लिक को इम्पोर्टेंस मिली। और जैसा मैं बता चुका हूं कि इस रिवॉल्यूशन से पूरे वर्ल्ड ने एक वर्ड और उसका नया डेफिनेशन सीखा, दैट इज द नेशन। अब नेशन का मतलब केवल लैंड से नहीं था, बल्कि में उसमें रहने वाले लोग जो एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हो, उनकी एक फीलिंग हो और उनमें वननेस की भावना भी हो। इस प्रकार का आइडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला और इस रिवॉल्यूशन का
ये इफेक्ट भी था कि अब मोनार्क को समझ में आ गया कि वो अगर अपनी पब्लिक का ध्यान नहीं रखेगी तो वो रिवॉल्यूशन कर सकती है। तो इस तरह से किंग को भी मजबूर होना पड़ा कि वो अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दें। इस रिवॉल्यूशन के कारण ट्रेड में भी काफी तेजी आई और जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि इस रिवॉल्यूशन के कारण सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस लोगों के डेली लाइफ में भी आ पाए। लिटरेचर के लिए एक नए किस्म का टॉपिक मिल चुका था, तो लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हुआ है। और जो प्रेस के ऊपर एक सेंसरशिप इम्पोज की जाती थी, अब लोगों ने उस प्रेस और उस मीडिया को देखा जिसके ऊपर सेंसरशिप पूरी तरह से हटा दिया जा चुका था। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रॉबस्पियर के रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी रूल एस्टैब्लिश हुआ, बट उस डायरेक्टरी रूल में भी इतना ज्यादा कैओस था कि लोग उससे खुश नहीं थे। ये वो मौका था जब एक नए लीडर को उभरने का मौका मिला, वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी रूल के दौरान काफी सारे दंगे फसाद हो रहे थे जिन्हें नेपोलियन ने बड़े ही समझदारी से दबा दिया और इसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी पूरे फ्रांस में फैलने लगी और उनको इटली में कमिश्नर इन चीफ ऑफ फ्रांस बना दिया गया। 1804 में वो एम्पायर ऑफ फ्रांस बन गए। चलिए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन से अचीवमेंट किए थे। नेपोलियन ने फ्रांस की फौज और फ्रांस का मॉडर्नाइजेशन किया। ट्रेड बढ़ाने के लिए उन्होंने रोड और कैनाल्स बनाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को राइट बनाया और साथ में यूनिफॉर्म वेइंग सिस्टम और मेजरमेंट सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया। नेपोलियन ने आसपास के यूरोप में अटैक किया और नेबरिंग कंट्री को जीता, अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस किए जिसके कारण वहां 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज और 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज को भी इस्टेब्लिश किया। नेबरिंग कंट्री थे, उन्होंने ये माना कि नेपोलियन आजादी का मसीहा है। फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज थी उन लोगों ने नेपोलियन के अटैक का वेलकम किया। उनका मानना था कि नेपोलियन उनको वो ही रूल रेगुलेशन और उसी प्रकार का सिस्टम देगा जैसा कि फ्रांस में दिया हुआ है। पर जल्द ही उनको पता चला कि ये सब एक भ्रम था और फाइनली वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को रशिया, प्रूशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया की मिली-जुली फौज ने हरा दिया। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट को वो हराने में सक्सेसफुल रहे, पर जो आइडियाज फ्रांस में जन्म ले रहे थे और वहां डेवलप हुए थे, उन आइडियाज को पूरे यूरोप में फैलाने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छी तरह से कर दिया था। जैसा कि मैं बता चुका हूं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेटिक राइट एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो पूरे वर्ल्ड को फ्रांस की देन है। फ्रांस का ही ये इम्पैक्ट था कि 19th सेंचुरी तक आते आते पूरे यूरोप में लगभग फ्यूडल सिस्टम खत्म हो चुका था। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि इंडिया में भी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय, ये वो 2 एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फ्रांस में इस रिवोल्यूशनरी आइडिया के डेवलपमेंट को वेलकम किया था। और टीपू सुल्तान ने एक लिबर्टी टी भी लगाया मैसूर में। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।